नमस्कार दोस्तों। हम सबको पता है कि अभी कुछ दिन पहले किम जोंग उन ने, जो कि नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर हैं, अपनी आर्मी को बोला कि आप जो है वॉर के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो साउथ कोरिया पर अटैक कर दे और साउथ कोरिया का जो पूरा हिस्सा है उसको कवर कर ले। अब देखो, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो ये टसल है, ये बहुत पुराना टसल है और हमेशा से इन दोनों कंट्रीज के बीच में ये इश्यूज चलते रहते हैं। कुछ बॉर्डर इश्यूज हैं, कुछ बहुत पुराने इश्यूज हैं जिनको लेकर के ये दोनों कंट्रीज में हमेशा से टेंशन बनी रहती है। तो बेसिकली हम इस वीडियो में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जो पूरी फसाद की जड़ है, जो पूरी इनकी हिस्ट्री है, उसको समझेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों कंट्रीज जहां पर एक लेवल से शुरू किया था इन दोनों कंट्रीज ने, आज इन दोनों कंट्रीज में और इनकी जो पूरी गवर्नमेंट है उसमें इतना फर्क क्यों आ गया है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, द आईएसएफ टीम हैज लॉन्च इट्स अचीवर्स बैच और इस अचीवर्स बैच में हम ऑल ओवर इंडिया से 100 स्टूडेंट्स को पिक करेंगे एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर और इन स्टूडेंट्स पर स्पेशल फोकस और मेहनत की जाएगी। ये पूरा बैच एमके सर की गाइडेंस में चलेगा, प्लस जो ये 100 स्टूडेंट्स होंगे इनको 60% तक का स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। आज यानी कि 2 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, उस पर जाकर के उसको फिल कर सकते हैं। आईएसएफ की टीम आपको रीच आउट कर लेगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया डिस्कशन। देखो, अगर आप मैप के थ्रू देखोगे तो यहां पर कुछ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया लाई करता है, बट ये हमेशा से ऐसा दिखता नहीं था। ये दोनों कंट्रीज जो अब डिवाइडेड हैं, ये कभी एक कंट्री हुआ करती थी, ठीक वैसे ही जैसे इंडिया एक पूरी कंट्री हुआ करती थी। भारत में कई सारे, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे भारत के अंदर में आते थे, वैसे ही नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एक कंट्री हुआ करती थी। बट यहां पर क्या होता है कि 18th सेंचुरी में जो उस टाइम की 3 सबसे बड़ी पावरफुल कंट्रीज थी, जिसमें से रशिया थी, रशिया उस समय यूएसएसआर हुआ करता था। दूसरी यूएसए उस समय बहुत पावरफुल हुआ करती थी, यूएसए थी। और तीसरी जो सबसे पावरफुल कंट्री हुआ करती थी वो जापान हुआ करती थी। हम सबको पता है कि 1945 तक जापान बहुत पावरफुल था। अगर वो पूरा जो पैसिफिक ओशियन वाला जो पर्ल हार्बर का इशू नहीं हुआ होता, तो जापान आज भी शायद दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में आता। इतनी छोटा देश होने के बाद भी जापान ने कई सारे देशों पर राज किया है और उसमें से कोरिया भी एक था। अभी हम इस वीडियो में आगे समझेंगे कि जापान किस तरीके से पावरफुल कंट्री हुई करती थी। तो 18th सेंचुरी में जापान, यूएसए एंड यूएसएसआर, इन तीनों कंट्रीज का काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, वो कोरिया में था और वो कोरिया पर कब्जा करना चाहते थे। बट हुआ क्या कि कोरिया को यह बात समझ में आ गई थी बहुत पहले ही, और सीन अंपायर के अंडर में कोरिया उस समय आया करता था। अगर आप कोरिया को देखोगे तो कोरिया का मैप जो है वो इस तरीके का था। वो कोरिया, ये जो पूरा आज नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 20 से एक 38 पैरेलल लाइन इनको डिवाइड करती है, ये लाइन उस समय नहीं हुआ करती थी। कोरिया पूरा एक अंपायर था और सीन डायनेस्टी के अंडर में चलता था। तो इन लोगों को समझ में आ गया था, कोरियंस को, कि ये जो बड़ी कंट्रीज हैं, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, वो बहुत जल्दी इन पर कब्जा कर लेंगे। तो इन्होंने समझदारी दिखाई और 1882 में यूएसए के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली। ये जो ट्रीटी यूएसए के साथ साइन की गई थी, इस ट्रीटी को पीस, एमिटी, कॉमर्स एंड नेविगेशन ट्रीटी कही जाती है। और ये जो ट्रीटी थी, इसकी वजह से बहुत फायदा जो है वो कोरिया को हुआ। पहली चीज, कोरिया में बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गया, काफी फैक्ट्रीज बननी शुरू हो गई। और आप सबको पता है कि यूएस जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफी फास्ट कंट्री है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी तेज हो गया। ट्रेड जो मार्केट है पूरा कोरिया का, तो यहाँ पर ओपन मार्केट सिस्टम हो गया और कोरिया से बहुत सारे एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स थे वो यूएसए में कोरिया ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो कोरिया का जो कॉमर्स है वो बहुत अच्छा चल रहा था, कोरिया की इकोनॉमी बहुत अच्छे लेवल पर चल रही थी। बट फाइनली 1904 और 1905 में एक घटना होती है और 2 वॉर्स होते हैं जो कि कोरिया की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख देते हैं। 2 अलग अलग वॉर्स होते हैं, जिनको एक को रूसो जापानीज वॉर कहा जाता है और दूसरे को सीनो जापानीज वॉर कहा जाता है। मतलब यूएसएसआर और चाइना दोनों का झगड़ा जो है वो जापान से होता है और फाइनली जापान इन दोनों कंट्रीज को हरा देता है। अब दुनिया के सामने 1905 में पूरी दुनिया को पता लगा कि जापान एक सुपर पावर है, जापान एक बहुत स्ट्रांग मिलिट्री कंट्री है और जापान को हरा पाना इतना आसान नहीं है। तो 1905 में जब जापान ने इन दोनों कंट्रीज को हराया, तो जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया। और ये कोरिया पर जो कब्जा है जापान का, ये हमेशा से बिल्कुल अच्छे लेवल पर चलता रहा। जापान ने बहुत बड़ी मात्रा में वहां के जो लोग थे
उनको अपना लेबर बनाया या उनको आर्मी में यूज़ किया, अलग-अलग जगह पे अपने एग्रीकल्चर के लिए उनको यूज़ किया, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कोरिया की ज़मीन को यूज़ किया। तो उस तरीके से जापान हमेशा कोरिया को यूज़ करता रहा, बट एक घटना होती है 1945 में पर्ल हार्बर वाली, और उसके बाद जापान पे एटॉमिक हमला होता है यूएसए के द्वारा। 2 एटम बम गिराए जाते हैं जापान पे, और जापान बुरी तरीके से एक्सिस और अलाइड वॉर जो वर्ल्ड वॉर 2 था उसमें एक्सिस पावर्स की तरफ था जापान। आप सबको पता है कि जर्मनी से पैक्ट साइन करके वो एक्सिस वॉर में आ गया था और उसने यूएसए पर हमला किया था, जिसके बाद 1945 में जापान पर दोनों एटॉमिक बम्स गिराए गए थे। अब जापान जब ये वॉर हार जाता है तो जापान बहुत एक वीक कंट्री बन जाता है, और इसके बाद जापान को कोरिया छोड़ना पड़ता है और कोरिया से जापानी सोल्जर्स रिट्रीट कर जाते हैं वापस अपने जापान मेनलैंड में। अब कोरिया 1945 में आज़ाद हो जाता है। लेकिन कोरिया की जो ये आज़ादी की खुशी थी ये कुछ महीनों ही चल पाती है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि 2 जो बड़ी सुपर पावर थी उस समय की, जो कि कोरिया में शुरू से इंटरेस्टेड थी, अब उनको मौका मिल जाता है, यानी कि यूएसएसआर और यूएसए। इन दोनों कंट्रीज़ को मौका मिलता है अब कोरिया पर अपना कब्ज़ा जमाने का। ये दोनों कंट्रीज़ इंटरेस्टेड थी, दोनों एक साथ कूच करती हैं कोरिया की तरफ, और यूएसएसआर जो है वो नॉर्दर्न वाले पार्ट में अपना कब्ज़ा जमा लेती है, और यूएसए की जो पैसिफिक फ्लीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लीट थी, वो अपना साउथ कोरिया की तरफ अपना कब्ज़ा बना लेती है। तो एक तरफ यूएसए और एक तरफ यूएसएसआर, दोनों कंट्रीज का आपस में टसल चलने लगता है। यू कैन से कि एक कोल्ड वॉर टाइप चलने लगता है। दोनों कंट्रीज जो है वो कोरिया पर कब्जा करना चाहती थी। अब दोनों कंट्रीज एक फुल फ्लेजेड वॉर में नहीं जाती हैं, बिकॉज अभी ही वो लोग वर्ल्ड वॉर 2 से बाहर निकले थे, यूएन का गठन हुआ था, इंटरनेशनल प्रेशर काफी ज्यादा था, इकोनॉमिक प्रेशर काफी चल रहा था कंट्री में। तो अब कब्जा तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत करना ही था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया और अपने बीच में 2 यूएसए के डिप्लोमेट्स मिल करके कोरिया को डिवाइड कर देते हैं। जो पार्ट यूएसएसआर के कब्जे में था उसको कहा जाने लगा नॉर्थ कोरिया, और जो पार्ट यूएसए के कब्जे में था उसको कहा जाने लगा साउथ कोरिया। दोनों कंट्रीज ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने एरिया में लीडर्स को बैठा दिया। जैसे कि नॉर्थ कोरिया में किम इल सोंग को बैठाया गया। किम इल सोंग जो है वो यूएसएसआर द्वारा बैठाए गए थे, और वहीं साउथ कोरिया में आप देखोगे तो साउथ कोरिया में सिंगमन री को बैठा दिया गया, और सिंगमन री जो थे वो यूएसए के द्वारा इलेक्ट किए गए थे। इन दोनों कंट्रीज में अपने अपने लीडर सेट करने के बाद ये दोनों कंट्रीज मतलब यूएसएसआर और यूएसए दोनों रिट्रीट कर जाती हैं अपनी अपनी कंट्री में, और कोरिया को डिवाइड कर देती हैं, और जो डिवीजन हुआ था उसको कहते हैं 38th पैरेलल। अब एक खास बात और आप जान लीजिएगा कि ये जो डिवीजन कोरिया के बीच में हुआ था बिना कोरिया की हिस्ट्री को पढ़े, ये जो अंग्रेजों ने डिविजन्स जितने किए हैं, ये अमेरिका वालों ने जितने डिविजन्स किए हैं ना, ये सारे डिविजन्स इसी तरीके के हैं। हमेशा हर डिवीजन में इनका डिस्प्यूट है, क्योंकि ये किसी कंट्री की हिस्ट्री को नहीं पढ़ते, ये किसी कंट्री की एथनिसिटी को नहीं देखते, लोग कैसे रहते हैं वहां पर, क्या कल्चर है वहां पर, क्या ट्रेडिशंस चलते हैं वहां पर, उन सारी चीजों को नजरअंदाज करके ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक पेपर लेकर के उसमें बीच में लाइन खींच के डिवीजन कर देते हैं। तो उसी तरीके से ये कोरिया का भी इन्होंने डिवीजन अनइवन सा कर दिया 38 पैरेलल खींच के, बिना कोरिया की हिस्ट्री को पढ़े हुए। आप समझ लो कि ये जो पूरा डिवीजन हुआ है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का, ये सिर्फ और सिर्फ 7 डेज में कर दिया था इन लोगों ने। इनको 7 दिन लगे थे सिर्फ पूरा सारे डॉक्यूमेंट्स को देख करके उसमें सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उनको देख करके उनको डिवाइड करने में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। तो जब ये दोनों कंट्रीज बनी, अब आप एक बात बहुत ध्यान से समझना कि जब नॉर्थ कोरिया में यूएसएसआर बैठा हुआ था और यूएसएसआर ने किम इल सोंग को बनाया अपना जो लीडर था, किम इल सोंग जो है वो एक डिक्टेटर बन करके सामने आए। जैसे कि उस समय जोसेफ स्टालिन का जो स्टेचर था यूएसएसआर में, उसी तरीके का स्टेचर इनका नॉर्थ कोरिया में था। और ये जो कंट्री बनी थी, ये एक कम्युनिस्ट फाउंडेशन पर कंट्री क्रिएट की गई थी। वहीं दूसरी तरफ यूएसए ने जो कंट्री क्रिएट की थी, वो अपनी कैपिटलिस्ट फाउंडेशन पर क्रिएट की थी। और इसीलिए इन दोनों कंट्रीज में और इनकी इकोनॉमीज में इतना फर्क आज भी आप देख सकते हो। अब जो कम्युनिस्ट फाउंडेशन पर नॉर्थ कोरिया को बनाया गया, उसके जो लीडर थे वो बिल्कुल जोसेफ स्टालिन के स्टाचर के थे अपनी कंट्री में। तो किम इल सोंग और जो ये डिक्टेटर्स होते हैं ना, ये अपनी कंट्री में बहुत लॉन्ग टर्म अपनी सत्ता चलाने के लिए इनको 2-3 चीजें करनी पड़ती हैं। एक तो अपने लोगों में नेशनलिज्म की भावना बहुत ज्यादा भरना पड़ता है, अपने प्रति बहुत अल्टीमेट लेवल का रिस्पेक्ट लाना पड़ता है लोगों का, तभी इनकी जो सत्ता है वो लॉन्ग टर्म चल पाएगी। अदरवाइज लोग परेशान होकर रिवोल्ट कर देंगे। जैसे कि आप जर्मनी के केस में देखो,
तो अडोल्फ हिटलर वॉज एन अल्टीमेट लीडर, उनसे बड़ा स्टेचर का कोई पर्सन ही नहीं था। प्लस वो तो फर्स्ट लाइन की लीडरशिप में अकेले वो स्टैंड करते थे, और सेकेंड और थर्ड लाइन की लीडरशिप थी ही नहीं। उस लीडरशिप को वो खत्म कर देते थे ताकि कोई भी उनके बराबर का कभी ना दिखे। प्लस उन्होंने जो पूरा आर्यन रेस को लेकर के अपने लोगों के बीच में वो मन में वो बीज भरा था कि हम सबसे प्योरेस्ट रेस हैं, बाकी सबको मार दो, ज्यूस को मारो, खत्म करो। तो उस तरीके से आप जो ये डिक्टेटर्स होते हैं, ये अपनी सत्ता ऐसे ही चलाते हैं। इटली के केस में आप बेनिटो मुसोलिनी को देखो, सेम उनका भी कॉन्सेप्ट था चलाने का। इसी तरीके से जो किम इल सोंग थे, ये भी इनका भी यही एक मुद्दा था कि जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को ये रशिया और यूएसए ने मिल करके डिवाइड किया है, और इनको जो पूरा सपोर्ट था वो कहीं न कहीं यूएसएसआर का पूरा सपोर्ट मिल भी रहा था। तो इन्होंने क्या किया, 1950 में इन्होंने साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया कि हम पूरे कोरिया को यूनिफाई करवाएंगे और एक कोरिया बनाएंगे जैसे कि पहले था। अब ये 1950 में बहुत ब्लडी बैटल हुआ था, इसको कोरियन वॉर्स नाम से जाना जाता है। 3 साल ये बैटल चला था, पूरा वॉर चला था, और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। कई बार क्या हुआ कि जो नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस हैं, पहली बार जब इन्होंने अटैक किया तो साउथ कोरिया में बिल्कुल ये सियोल को कब्जा किया, सिगमन री को वहां से भागना पड़ा। सिगमन री यूएस से भाग गए वहां से बचने के लिए, और सियोल पे कब्जा किया इन्होंने, और पूरे नॉर्थ कोरिया, ऑलमोस्ट नॉर्थ कोरिया ने पूरे साउथ कोरिया पर कब्जा कर लिया था। एक बुसान नाम का डिस्ट्रिक्ट बस बचा हुआ था, वो कवर और करना था, वरना अदरवाइज पूरा जो साउथ कोरिया है वो नॉर्थ कोरिया के अंडर में ही होता, एक कोरिया बन भी जाता। लेकिन उसी के बीच में बस बुसान वाला जो पार्ट था, स्टेट था, वो बचा हुआ था। तभी यूएन ने इसमें इंटरवीन कर दिया, अपनी फोर्सेस भेज दी, और यूएस ने भी अपनी फोर्सेस भेज दी, और फिर नॉर्थ कोरिया को पूरा रिट्रीट करना पड़ा। नॉर्थ कोरिया को एकदम रिट्रीट करा के उनके बॉर्डर्स तक ले गए थे, चाइना के बॉर्डर्स तक पहुंच गया था नॉर्थ कोरिया। और तभी एक ऐसी चीज होती है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी उस टाइम पर। चाइना जो है उस टाइम पर अच्छी खासी अपनी आर्मी बना चुका था, एक बहुत स्ट्रांग कंट्री बन करके सामने आ चुका था चाइना। तो चाइना ने, क्योंकि ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे बनी हुई कंट्री थी नॉर्थ कोरिया, तो इस वजह से चाइना ने नॉर्थ कोरिया को यहां पर सपोर्ट किया, और यूएस की फ्लीट को वहां से रिट्रीट करना पड़ा। फिर फाइनली जो है एक जगह पर स्टे लगा, जहां पर दोनों कंट्रीज की आर्मी आकर के स्टेलमेट हो गई, और दोनों तरफ से वहां पर एक पूरा बॉर्डर बना दिया गया। आज भी वही बॉर्डर है और वही इश्यूज चल रहे हैं इनके। ये टोटल वॉर चला था देखो 3 साल, और इसमें कहा जाता है कि 30 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। अब इतनी ज्यादा ब्लडी हिस्ट्री जिन कंट्रीज की होगी, तो उन कंट्रीज के बीच में ऑब्वियस सी बात है, रिलेशंस जो है वो इतने इजीली अच्छे नहीं हो पाएंगे। अब यहां पर एक कंट्री आप देख रहे हो जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे बनी है, दूसरी कंट्री आप देख रहे हो जो कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पे बनी है। अब इनकी अगर इकोनॉमी की बात करें, तो जब तक किम इल सोंग थे ना, तो आप देखो जो 60s और 70s, 65 70s का जो टाइम है ना, तो इनकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट लेवल की थी। अगर आप मैं 1970s की बात करूं, तो जहां पर ये देखो ऑरेंज वाली जो लाइन है, ये साउथ कोरिया की इकोनॉमी को दिखा रही है, और नीचे ब्लू वाली लाइन नॉर्थ कोरिया की। तो ये पर कैपिटा जो है इनकी साउथ कोरिया की, ये कुछ होती थी $2000 के करीब, और नॉर्थ कोरिया की $1500 के करीब। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं था दोनों कंट्रीज में। बट आप आगे देखो, ये लाइन जो ब्लू वाली है, ये हमेशा फ्लैट रह गई, इसमें कभी ग्रोथ नहीं हुआ, क्योंकि इनके रिलेशंस दूसरी कंट्री से अच्छे नहीं है, इनके एक्सपोर्ट्स अच्छे नहीं है, बहुत खराब फिगर्स हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, हेल्थ केयर की बहुत पुअर सर्विसेज हैं। वहीं साउथ कोरिया जो है वो अब आज की डेट में $50,000 भी क्रॉस कर चुका है। तो ये फर्क जो है, ये क्यों आया? क्योंकि नॉर्थ कोरिया की जो इकोनॉमी थी वो एक कमांड इकोनॉमी थी, वहीं साउथ कोरिया की जो इकोनॉमी थी वो एक मार्केट इकोनॉमी थी। अब दोनों का फर्क आई होप आपको पता होगा। अब एक तरफ क्या था नॉर्थ कोरिया में कि क्या प्रोड्यूस करना है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, ठीक है, उसमें लोगों का कोई लेना देना नहीं होता था। गवर्नमेंट को जो प्रोडक्शन करनी होती थी वही आपको खरीदना है, एक तरीके की ऐसी इकोनॉमी थी। वहीं ओपन मार्केट इकोनॉमी जो थी, उसमें क्या था कि डिमांड जो था कंज्यूमर का, अगर कंज्यूमर डिमांड कर रहा है कि मैं राइस खा रहूंगा, और कंज्यूमर राइस बड़ी मात्रा में खरीद रहा है, तो उस हिसाब से लोग राइस की खेती करना शुरू कर रहे थे, राइस को एक्सपोर्ट करना शुरू कर रहे थे, राइस का मार्केट में राइस को लेकर के आ रहे थे, क्योंकि उसकी कंजम्पशन ज्यादा थी, तो डिमांड के हिसाब से उसका सप्लाई मैनेज कर रहे थे। बट नॉर्थ कोरिया में सीन ही दूसरा था। और भी सीन था, देखो नॉर्थ कोरिया में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज भी है ना, कि गवर्नमेंट जो है उनके इंडस्ट्रीज को, कैपिटल लेबर को, नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करती है। वहीं साउथ कोरिया में ये सब ऐसा कुछ नहीं है, प्राइवेट फर्म जो है
वो मैनेज करते हैं और इसीलिए साउथ कोरिया इतनी तेजी से प्रगति कर गया, इतनी तेजी से डेवलपमेंट की ओर चला गया। क्योंकि वहां पर प्राइवेट फर्म्स जब मैनेज करती हैं तो एक टारगेट बेस्ड काम होता है, एक ग्रोथ बेस्ड काम होता है, एनालिसिस होता है उसका कि कितना टारगेट अचीव किया, कितना ग्रोथ हुआ। एक टारगेट होता है कि आपको इतने ईयर में ये प्रोजेक्ट खत्म करना है। बट वहीं पर नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सारा कुछ डिक्टेटर के अंडर में चलता है, उनकी जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में चलता है और कोई टारगेट बेस्ड चीज नहीं है। जो डिक्टेटर की विम्स एंड फैंसीज है उस पे ही आपको वर्क करना है और इसीलिए इन दोनों कंट्रीज में आज इतना फर्क हो गया है। अब जो ये फर्क है ना, यही कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया को बहुत ज्यादा चुभने लगा है। बिकॉज हेविली नॉर्थ कोरिया जो है अपना मोस्ट ऑफ द फंड्स यूज करता है अपने डिफेंस में। तो वो अपने डिफेंस से ही चाहता है कि मैं साउथ कोरिया को हमेशा दबा करके रखूं, जो कि पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में, बिकॉज साउथ कोरिया के रिलेशंस बहुत सारी कंट्रीज से काफी अच्छे हैं। तो इसलिए नॉर्थ कोरिया जो है वो ऐसी हरकतें करता रहता है कि साउथ कोरिया जो है वो डर के रहे या कुछ बॉर्डर पे कब्जा कर ले। बट नॉर्थ कोरिया की ये सारी जो एक्शंस हैं, इसका कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं होगा, बल्कि इसके नॉर्थ कोरिया की कोई बेवकूफ़ी से पूरे वर्ल्ड को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा, या फिर हम एक और वॉर में भी जा सकते हैं नॉर्थ कोरिया की एक गलती की वजह से। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।